नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा अपना फीडबैक अपने कमेंट के माध्यम से मुझे देते रहते हैं। और वो सब मुझे इस बात के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं कि मैं उनके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर हर बार लेकर आऊं। क्योंकि आप जिस तरीके से मेरी कहानियों को, मेरी इन सच्ची घटनाओं को सराहते हैं, मुझे उस बात से हर बार एक नया मोटिवेशन मिलता रहता है। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रूबी जी, उसके अलावा पूनम सैनी जी, प्रियांशी जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब से मैं आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन इस कहानी में मैं जगह, किरदार का नाम, सब कुछ गुप्त रखूंगी, जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा है। लेकिन आज के इस किरदार का हम काल्पनिक नाम रखेंगे बिपिन। इनके जीवन में जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, वो शायद आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, और हम इसे अपने हिसाब से ये कहते हैं कि ये सारी एक कहानी ही है, काल्पनिक कहानियाँ। लेकिन कई बार हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि काल्पनिक कहानियाँ भी हमारे सच्चे जीवन से ही कई बार प्रेरित होती हैं। ऐसा ही इस कहानी में हमें आगे चलकर पता चलेगा कि हम शायद जिसको हमेशा एक भ्रम, एक वहम और एक काल्पनिक किरदार समझकर आज तक पढ़ते या जानते आए हैं, कहीं ना कहीं इस दुनिया में उन चीज़ों का अस्तित्व शायद आज भी है। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या मानते हैं, ये मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये बात सच्ची ना लगे तो मैं आप सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसे बस एक एंटरटेनिंग कहानी समझकर सुने और अपना फीडबैक दे दें। बिपिन जी, जो कि रहने वाले तो इंडिया के थे, लेकिन वो लंबे समय के लिए कहीं एक दूर देश में थे और वहाँ पर वो काम करते थे। उनका काम था जो भी समंदर में जहाज जाते हैं उनको समय समय पर रेस्क्यू करना, या फिर अगर उन्हें किसी तरह की किसी भी मुसीबत का सामना बीच समंदर में करना पड़ जाए तो उसके लिए मदद लेकर बिपिन जी और उनकी पूरी की पूरी टीम उन लोगों की मदद के लिए जाया करती थी। अब आप ये तो समझ गए कि बिपिन जी क्या काम करते थे, लेकिन बिपिन जी जो कि अपने इस काम को छोड़ने के कई सालों बाद जब इंडिया शिफ्ट हो गए, तब इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में, काम पे रहते हुए भी इन्होंने अपने परिवार तक से इन चीज़ों का कभी कोई जिक्र नहीं किया। और बिपिन जी जब काम के लिए दूर देश में गए थे तब वो कोई और इंसान थे, और जब वो लौट कर आए तब वो कोई और इंसान थे। बिपिन जी इस आम दुनिया से पूरी तरह से कटे कटे रहने वाले इंसान बन चुके थे। बिपिन जी ज़्यादातर सिर्फ वही बातें करते थे जिनकी ज़रूरत हो, वरना बिपिन जी ज़्यादातर शांत रहना और शांत रहते हुए भी कई सारी किताबें पढ़ना हमेशा प्रेफर किया करते थे।
इस बारे में उनकी वाइफ या उनके परिवार वालों ने शुरू में तो बहुत कोशिश की कि वो अपने मन की बात उनसे कहकर थोड़ा हल्का महसूस करें और फिर से अपने सामान्य जीवन में आ जाएं। लेकिन उनकी लगातार कई सालों की कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। तब परिवार ने जैसे बिपिन जी हो चुके थे वैसा उनको एक्सेप्ट कर लिया। उसके पीछे की कोई भी सच्चाई जानने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की, क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को इस चीज़ के लिए कसम देकर चुप करवा दिया था कि वो कभी भी उनके काम या उनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश कभी ना करें। उनकी पत्नी उनसे बहुत प्यार करती थी, उन पर बहुत विश्वास करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने चुपचाप आंख बंद करके बिपिन जी की इस बात को मान लिया था। आज बिपिन जी के रिश्तेदारी में किसी की शादी थी और उनकी शादी में इनका पूरा का पूरा परिवार गया था। इनके पूरे परिवार में बिपिन जी की माँ ही सिर्फ अब जिंदा थीं। उनकी पत्नी और बिपिन जी के 2 बच्चे, जो दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। उनकी शादी का समय भी आ चुका था। एक लड़का और एक लड़की, जिसके लिए रिश्ते भी देखे जा रहे थे। लेकिन मैं इन सब चीज़ों की डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, क्योंकि बिपिन जी की इस बात से, मतलब उनकी इस सच्चाई से, इस कहानी से उनका कोई लेना देना नहीं है। और बिपिन जी अपने पूरे परिवार के साथ उस शादी में पहुंचे। जैसा कि हम सब जानते हैं, शादियों में जब लोग इकट्ठा होते हैं और बातों पे बातें निकलती हैं, तब कई बार हम ऐसी बातों पर, ऐसे टॉपिक्स पर भी बात करने लगते हैं जो कि हमें शायद नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही आज रात उनके परिवार के सारे मर्द एक जगह इकट्ठा थे, एक कमरे में, जहां सबकी बातचीत के साथ बाकी भी प्रोग्राम चल रहा था। और वहाँ पर उन सब के बीच बातें निकली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, और इस पर सब ने एक एक करके, कुछ ने शायद सच्ची कहानियाँ सुनाई और कुछ ने शायद ऐसे ही बनाकर कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी सुनाई। अब बारी आई बिपिन जी की। बिपिन जी से पूछा गया, लेकिन बिपिन जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब उनके परिवार वालों ने उन पर बहुत ज़्यादा जोर देना शुरू किया। उन सब ने उनसे कहा, अरे क्या यार बिपिन भाई, आप तो अजीब करते हैं। आप जितना दुनिया घूमे हैं और आपने जो जो काम किए हैं, आप ऐसी किसी चीज़ से कभी नहीं टकराए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम सबको बताने में क्या जाता है, आप तो बता ही सकते हैं, बताइए ना। ऐसे ही उन सब ने बहुत ज़्यादा जोर दिया बिपिन जी के ऊपर। तब बिपिन जी ने ये कहा, ठीक है, अगर आप सबको जानना ही है तो मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। मैं आप सबको जो भी बताऊंगा, अगर आप सब उस पर विश्वास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते तो कोई भी मुझसे इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, और आप इसे सिर्फ और सिर्फ एक बात, एक कहानी सुनकर टाल देंगे। कोई भी इसके बाद ना तो मुझे जज करेगा और ना ही मुझे पागल समझेगा। अब बिपिन जी का बस इतना कहना ही काफ़ी था। इतनी बात काफ़ी थी सबके अंदर, उनकी इस बात, इस कहानी को जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुकता जगाने के लिए। अब सब लोग बिपिन जी को एक के बाद एक दिलासा देने लगे, अरे नहीं नहीं यार बिपिन भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं, हम क्यों आपको जज करेंगे या हम क्यों आपको पागल समझेंगे, आप तो बस बताइए, मज़ा आना चाहिए। बिपिन जी ने कहा, अब इसमें मज़ा आने जैसा कुछ है या नहीं है, ये सब आप इस बात को सुनने के बाद तय कीजिएगा। और फिर बिपिन जी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जिसे हम पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं। उसके बाद बिपिन जी ने अपनी बात बतानी शुरू की। उन्होंने बताया
कि जब वो अपना ये काम कर रहे थे, मतलब रेस्क्यू वाला काम, तब बिपिन जी ने जब शुरू शुरू में ज्वाइन किया था, तब बिपिन जी जिनके अंडर थे, उन्होंने शुरू शुरू में ही बिपिन जी को समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया, जब भी कोई भी हमें डिस्ट्रेस कॉल आए तो उस कॉल पर आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ। और एक ख़ास बात, अगर आप रात के वक्त ऐसे किसी कॉल पर मदद के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको उस नाव से एक अच्छी खासी दूरी बनाकर वहाँ के माहौल का जायज़ा लेना है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ उस नाव पर कोई हमला कर रहा है, तो फिर आपको अकेले बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपको तुरंत बैकअप के लिए लोग बुलाने हैं और फिर उन लोगों को वहाँ से तब रेस्क्यू कराना है, चाहे आपको बैकअप बुलाने के लिए वक्त हो या ना हो। आप ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप खुद ही अकेले जाकर हीरो बनने की कोशिश करें। बिपिन जी के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई थी। बिपिन जी ने अपने जो भी सीनियर थे, उनके मेंटोर, उनकी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सुना भी और अपने दिमाग में डाल भी लिया। उनके जो सीनियर थे, उन्होंने ये भी बताया कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ भी आपको दिख सकती है जिसको देखने के बाद शायद आपको आपके आँखों पर भरोसा ना हो, या शायद आपको ऐसा लगे कि आपका दिमाग आपके साथ कोई छल कर रहा है, लेकिन आप उन चीज़ों को देखने के बाद भी वहाँ उस माहौल में सच ही मानेंगे और नाव के पास ऐसी हालत में अकेले में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये सारी बातें बिपिन जी के सर के ऊपर से पार हो रही थी, लेकिन ये उनके सीनियर थे जो कि कई सालों से समंदर में ये काम कर रहे थे, तो उनकी बात को ऐसे हवा में उड़ाना तो उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उन्होंने चुपचाप यस सर कहते हुए उनकी सारी बातों पर हाँ में सर हिला दिया और उसके बाद लगभग 2 हफ्ते बड़े आराम से बीते। ऐसा कोई कॉल नहीं आया जिस पर रात के वक्त ऐसे बिपिन जी को रेस्क्यू करने के लिए जाना पड़े। और अचानक 2 हफ्ते बीतने के बाद बिपिन जी को कॉल आता है, डिस्ट्रेस कॉल, जो कि बचाव के लिए होता है। और उसके बाद बिपिन जी ने जैसे ही वो कॉल अटेंड किया, आज उनकी नाइट शिफ्ट थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सिर्फ 3 या 4 और लोगों के साथ ही मौजूद थे। लेकिन बिपिन जी को ऐसे कॉल आने पर, वो भी पहली बार रात में, बिपिन जी को लगा जैसे कि उन्हें तुरंत उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। और बिपिन जी ने अपने टीम के बाकी लोगों को कुछ भी नहीं बताया, वो तुरंत ही अकेले बोट लेकर मदद करने के लिए चले गए। जब बिपिन जी वहाँ पर पहुँचे, तब बिपिन जी ने जो नज़ारा देखा, वो नज़ारा देखकर उनको अपने सीनियर की बात तुरंत याद आ गई। उन्होंने देखा वहाँ एक बोट पानी के बीचों बीच फंसी हुई है, और जब उन्होंने ज़्यादा ध्यान लगाकर उस बोट की तरफ देखा, तब उन्हें नज़र आया कि वहाँ पर कोई ऑक्टोपस जैसा, लेकिन उससे कम से कम 10 से 20 गुना बड़ा कोई जीव था, जिसके पंजे जैसे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स होते हैं, वो देखने में बिल्कुल मिलता जुलता था ऑक्टोपस से, लेकिन वो ऑक्टोपस नहीं था, क्योंकि उसके टेंटिकल्स में पंजे थे। पंजे जो कि इतने बड़े, जितने बड़े पंजे आज तक बिपिन जी ने कभी नहीं देखे थे। अब उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये क्या जीव है और इसे वो वहाँ से कैसे हटाएं। जैसा कि उनके सीनियर ने कहा था कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखे जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखी, और वो चीज़ आपको सच नहीं भी लग रही है, तो भी ऐसी हालत में आपको खुद अकेले उस बोट के पास नहीं जाना है, बैकअप बुलाना है, लेकिन
बिपिन जी ने जो नज़ारा अपनी आंखों से देखा, उनकी समझ से ये बात अब बिल्कुल निकल चुकी थी कि उनको ऐसे में अकेले जाकर उस नाव को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस नाव पे लगभग 15-16 लोग थे और जिनमें से कुछ लोग बार बार मदद के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बिपिन जी के सामने ही उस जीव ने अपने उस पंजे में एक इंसान को दबोचा और दबोच कर उसे वो पूरा का पूरा निगल गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जीव एक बार में पूरे इंसान को पूरा का पूरा निगल जाए, वो जीव कितना बड़ा होगा। और वो लगातार उस बोट पर अपने पंजे जमाए हुए था। अब बिपिन जी इस बात को देख तो रहे थे, लेकिन वो मान नहीं पा रहे थे। तब बिपिन जी को सिर्फ एक चीज समझ में आई। उन्होंने तुरंत ही फायर फ्लेयर जलाए, जिसकी रोशनी बहुत तेज हुई और शायद उस रोशनी के ही वजह से वो जीव तुरंत पानी में अंदर चला गया। अब थोड़ी देर तक वहीं पर इंतज़ार करने के बाद बिपिन जी ने जैसे तैसे अपनी बोट वहाँ तक पहुँचाई जहाँ पर उन्हें उन लोगों की मदद करनी थी। और उन्होंने जो भी बचे हुए 7 लोग थे, उन लोगों को उस बोट से अपने बोट पर लाया और उनकी बोट को अपने बोट से बांधकर वो जैसे तैसे किनारे तक उन सारे लोगों को पहुंचा पाए। बिपिन जी ने आज जो नज़ारा देखा था, वो नज़ारा कोई भी आम इंसान अगर ऐसे खुली नंगी आंखों से देख ले तो शायद उसकी भी हालत वैसी ही होती जैसी बिपिन जी की हो चुकी थी। बिपिन जी को रात भर नींद नहीं आई और बिपिन जी वैसे भी नाइट शिफ्ट पर थे। उन्हें सुबह शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने घर पर जाना चाहिए था, लेकिन बिपिन जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहाँ रुककर अपने सीनियर का इंतज़ार किया और उसके बाद वो अपनी सीनियर को ये सारी बातें बताना चाहते थे, लेकिन बिपिन जी जैसे कुछ बोलने के भी हालत में नहीं थे। उन्होंने अपने सीनियर के सामने जाकर जैसे तैसे टूटी फूटी हालत में, मतलब वो किसी भी सेंटेंस को पूरा कर ही नहीं पा रहे थे, वो इतना घबराए हुए थे। और उनकी ऐसी हालत देखकर उनके सीनियर को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि आज बिपिन जी ने वो चीज़ देख ली है शायद जिसके बारे में वो सीनियर खुल के उनको बता नहीं पा रहे थे। तब सीनियर ने किसी भी बात को एक्सप्लेन करने से बिल्कुल भी बिपिन जी को मना कर दिया और कहा, आप अब इस बात को देख चुके हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है और शायद अब आपके दिमाग में भी वो बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी जो कि मैं आपको आपके काम के पहले दिन पर समझाना चाह रहा था। अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, आपने जो भी चीज़ देखी है या जिस भी चीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में कहीं भी बाहर जाकर आपको ना तो बात करना है और ना ही जिक्र करना है। और आपने अभी शायद जो चीज़ देखी है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ काम करने के दौरान देखने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, अब आप अगर आगे ऐसी कोई चीज़ और देखते हैं तो अब शायद आपको उन चीज़ों पर विश्वास करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और उन्होंने साफ साफ हिदायत दे दी कि वो इस बारे में कभी किसी से किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकते। और ये भी बताया कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो या तो लोग आपको पागल समझकर पागल खाने में डाल देंगे या फिर यहाँ की गवर्नमेंट आपको उठा कर ले जाएगी और फिर उसके बाद आपके साथ क्या होगा ये हम भी नहीं बता सकते। और उसके बाद आप कभी भी ये नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाएंगे। अब इतनी हिदायत तो बिपिन जी के लिए काफ़ी थी। और इसके बाद
बिपिन जी ने इस बारे में कभी भी किसी से किसी तरह की कोई बात नहीं की। उसके बाद बिपिन जी धीरे धीरे कुछ कुछ वक्त बाद ऐसी और बहुत सारी चीज़ें देखते चले गए। बिपिन जी को ऐसे ही जब जब थोड़े थोड़े लंबे लंबे समय पर, लेकिन जब जब ऐसे कोई कॉल्स आते और बिपिन जी उनके मदद के लिए वहाँ जाते, तब वो अपने जहाज को एक अच्छी खासी दूरी पर रखकर पहले वहाँ के माहौल का मुआयना लेते। और ऐसे में बिपिन जी ने वो चीज़ देखी जो कि शायद उन्होंने कभी कहानियों में पढ़ी होगी। उन्होंने ऐसी चीज़ें भी देखी जिनको शायद हम जल परी कहते हैं, और वो ऐसी थी जैसे कि कहानियों में बिल्कुल नहीं होती। वो आकर आपसे बात नहीं करती, आप पर सीधा सीधा हमला करती है, और हमला इस तरह का होता है कि जिससे आपका जिंदा बचकर वापस आना नामुमकिन हो जाता है। बिपिन जी को अब धीरे धीरे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैंडल करने की आदत हो चुकी थी, और कई बार तो वो ये चीज़ें ऐसे ही देखते थे कि वो बस नाव के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, नाव पर हमला नहीं कर रहे। ऐसे मानो जैसे कि वो आपको एक सीमा रेखा बांध कर दे रहे हैं कि इस सीमा के आगे अगर आपकी नाव या आप बढ़ने की कोशिश करते हो तो फिर आपके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अब धीरे धीरे बिपिन जी ऐसी ऐसी चीज़ें देख चुके थे जो कि वो अगर सच में किसी को बताने की कोशिश भी करते तो उन्हें सच में सारे लोग पागल ही समझते। और बिपिन जी उनके धीरे धीरे इसी काम में कई साल बीत गए, और बिपिन जी ने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना जानना सब कुछ शुरू कर दिया ताकि इनसे बचाव का सही से सही तरीका उन्हें पता चल सके। उसके बाद बिपिन जी ने जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा, बिपिन जी को ये भी पता चला कि एक टाइम पर बरमूडा ट्रायंगल, जिसको कि सबसे खतरनाक जगह बताई जाती थी, जहाँ पर ये भी कहा जाता था कि एक बार अगर कोई गया तो वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता, यहाँ तक कि पूरे के पूरे जहाज भी एक बार में गायब हो जाते हैं। और ये सारी बातें और ऐसे बहुत सारी प्राणियों के बारे में उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद अब लगभग 4 या 5 साल बाद बिपिन जी का प्रमोशन हो चुका था। वहाँ उस जगह के हेड बिपिन जी ही थे। ऐसे ही एक दिन और वापस से उन्हें वैसा कॉल आया कि उन्हें उस बोट के रेस्क्यू के लिए जाना है। जब वहाँ पर बिपिन जी पहुँचे, जो कि अपने साथ हमेशा की तरह आज भी किसी को लेकर नहीं गए थे, और जब बिपिन जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमेशा की तरह दूर से ही जायजा लेना शुरू किया। बिपिन जी ने आज जो चीज़ देखी वो चीज़ हर बार से ज़्यादा खतरनाक और अलग चीज़ थी। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा जीव जो कि थोड़ा बहुत ऑक्टोपस से ही मिल रहा था, लेकिन वो लगातार उस बोट पर हमला कर रहा था, और हमला कर कर के वो अपने सकर से, मतलब जो उसके पंजे होते हैं, उससे उस बोट को दोनों तरफ से दबाकर लग रहा था जैसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बोट कोई छोटी बोट नहीं थी जिसको इतनी आसानी से तोड़ दिया जाए। लेकिन बिपिन जी ने देखा वो जीव उस बोट को लगभग टिल्ट कर चुका है। ये नज़ारा देखकर अब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बिपिन जी अभी उन लोगों की मदद किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी बिपिन जी को अपने किताब से पढ़ी हुई नॉलेज याद आ गई, जिससे बिपिन जी ने अब ऐसे बहुत सारे प्राणियों को संभालने की कला थोड़ी बहुत सीखी थी। बिपिन जी ने
उसी में से कुछ तरीकों को आजमाया। उन्होंने फायर फ्लेयर्स भी जलाए। उसके अलावा लगातार वो लाइट्स मार रहे थे, मतलब जो बोट पर ऐसी बड़ी वाली लाइट्स होती है। और ये देखकर कि उससे वो प्राणी थोड़ा बेचैन हो रहा था, जो बड़ा बोट था जिसको वो रेस्क्यू करने गए थे। अब उन बोट वालों ने भी ये चीज़ देखी और उन लोगों ने भी विपिन जी का साथ देते हुए लाइट्स और बाकी फ्लेयर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके वजह से वो बोट तो लगभग टिल्ट हो चुकी थी। लेकिन अब वो प्राणी बेचैन होकर पानी के अंदर कहीं चला गया। ये एक झटके का मोमेंट था जिसमें तुरंत ही विपिन जी को कुछ न कुछ ऐसा करना था जिससे वो तुरंत उस बोट को वहाँ से हटा सकें। उन्होंने तुरंत ही उस बोट को अपनी बोट से कनेक्ट किया और बहुत तेजी के साथ, क्योंकि उस बोट को जिसको वो रेस्क्यू करने गए थे उसका मोटर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। दोनों ने अपने अपने मोटर्स एक साथ चालू किए और बहुत तेजी से वो सब वहाँ से निकलने लगे। उसके बाद वो जीव वापस से पानी के ऊपर उन सबको दिखाई दिया, लेकिन लग रहा था जैसे वो भी किसी सीमा में बंधा हुआ है। वो वहाँ से अजीब तरीके की आवाज़ निकालते हुए पानी के ऊपर अपने बड़े बड़े पंजों को लगातार मार रहा था, जैसे वो कोई प्रेशर, कोई लहर बना रहा हो, जिससे कि वो दोनों बोट्स वापस से खिंचकर पीछे की तरफ आ जाएं और वो उन सबको वापस से डुबाकर मार दे या फिर सबको खा जाए। लेकिन किस्मत थी शायद विपिन जी की और उन बोट वालों की भी। वो सब इस मुसीबत से बचकर भी बाहर आ चुके थे। उसके बाद सारे लोगों को आज विपिन जी ने वापस से एक बहुत बड़ी मुसीबत से आज़ाद किया। उसके बाद विपिन जी लगातार इन चीज़ों के बारे में, इन जीव के बारे में पढ़ते जा रहे थे और जानकारी इकट्ठा करते जा रहे थे। उन्हें ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक जगह ऐसी पता चली जहाँ की कई 100 साल पहले जो समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, वो लुटेरे अपने सारे चोरी किए हुए धन को समंदर के अंदर ही कहीं एक जगह पर जाकर छुपाया करते थे। और वो सच में समंदर की एक ऐसी सीमा रेखा थी जहाँ ऐसे अलग अलग और अविश्वसनीय जीवों का भंडार था। लेकिन उन समुद्री लुटेरों ने कुछ ऐसा किया था जिसके वजह से वो ऐसे बड़े बड़े जीव, जिन्हें कि पहले क्रैकन्स कहा जाता था, उनसे वो बचने का तरीका निकाल चुके थे। और ऐसे ही उन्होंने अपना सारा खजाना समंदर के उसी भाग में छुपा कर रखा था। वहाँ पर उन लुटेरों के अलावा और किसी का भी पहुंचकर जिंदा बचकर वापस आ जाना नामुमकिन था। और भी कई सारी चीज़ें विपिन जी ने पढ़ी। इससे विपिन जी को सच में ये बात तो क्लियर हो गई कि वो सच में एक ऐसी सीमा रेखा है जिसके आगे खास करके रात में अगर कोई बोट बढ़ने की कोशिश करे, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी बोट हो, वो कभी भी सही सलामत वापस नहीं आ सकती। और उनसे बचने के कुछ कुछ छोटे मोटे तरीके ही उन किताबों में उन्हें मिल पाए। कैसे वो समुद्री लुटेरे इन बड़े बड़े क्रैकन से खुद को बचाते थे, ये डिटेल में नहीं लिखा गया था। लेकिन अब विपिन जी इन चीज़ों में अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा कर चुके थे कि कैसे उन्हें ऐसे लोगों की मदद करनी है। और विपिन जी ने ये काम लगातार तब तक किया जब तक कि वो यहाँ पर अपनी नौकरी करते रहे। और उनके सामने ऐसे पता नहीं कितने सारे जीव कितने बार आए, लेकिन उनकी इकट्ठा की हुई जानकारी हर बार उनका साथ दे जाती थी, या फिर सही शब्दों में कहूँ तो उनकी किस्मत उनका साथ दे जाती थी।
जिसके वजह से विपिन जी को कभी भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और विपिन जी ने इसी दौरान एक बार एक बोट को जब रेस्क्यू किया, तब उन्होंने एक ऐसे हथियार को भी देखा जिसे हार्पून कहते हैं। और कहा जाता है कि ये हार्पून ज़्यादातर जो हम परी कथाओं में देखते हैं कि वो ज़्यादातर जल परियों के पास या फिर जल प्राणियों के पास होता है। और विपिन जी वो चीज़ देखने के बाद भी अब भी इन सारी चीज़ों को आज तक नकारते ही आए। इसी वजह से उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले ही कहा था कि आप उन्हें ना तो पागल समझें और ना ही उनके लिए कोई जजमेंट पास करें। उनके इस बात को सुनने के बाद वहाँ सच में किसी और के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और उन्होंने आज पहली बार अपने किसी एक्सपीरियंस को ऐसे किसी के सामने शेयर किया था। इन सारे लोगों में से ही किसी एक ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो हम उस पर भरोसा करेंगे और हम उसे सच मानकर ही अपने इस परिवार के साथ शेयर करेंगे, मेरी यानी स्नेहा की आवाज़ में। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपका वो एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।